अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जोतई। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे कतर के दारुल हुकूमत दोहा में आज इस्लामी ताबुन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास हुआ, जबकि कल बेरोज़ पीर OIC का सरबराही इजलास होने जा रहा है। इजलास में इसराइली जारहियत के जवाब में मुस्लिम ममालिक की जानिब से मुश्तरका लाहे अमल अपनाने और एक करारदाद की मंजूरी मुतवक्की है। उधर यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में इस जंग की शिद्दत बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम दिया है कि वो खारजियों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर लें। इन तीनों मौज़ूआत पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के गज़ा की सूरत हाल पर असरात का जायज़ा लिया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि इस डिक्लेरेशन पर वोटिंग के दौरान भारत ने इसराइल के खिलाफ वोट क्यों दिया। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में शदीद बारिशों और सैलाब से ज़रई शोबे को पहुंचने वाले नुकसानात और इन नुकसानात के मुमकिन असरात पर बात की जाएगी। नाज़रीन, OIC के हंगामी इजलास में किन ऑप्शंस पर गौर होगा और अरब मुस्लिम ममालिक के हंगामी इजलास में क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी? क्या इसराइल को सख्त जवाब दिया जाएगा या मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद जो है वो बहुत ज़रूरी है? हमने देखा कि ईरान पर जब हमला हुआ था उस पर भी कुछ हद तक मुस्लिम वर्ल्ड ने रिएक्शन दिया था, और अब कतर पर हमले के बाद अब क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी और क्या इसराइल के साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी की जाएगी या फिर कोई सख्त जवाब दिया जाएगा? ये इजलास के बाद पता चलेगा कि क्या होता है। इस पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद दिफाई तज्जिया कर हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, क्या लगता है आपको मुस्लिम ममालिक के हंगामी इजलास में किन ऑप्शंस पर गौर होगा? क्या इसराइल को कोई सख्त जवाब मिलेगा या फिर ताल्लुकात को बचाने के लिए, जिस तरह से अब से माजी में भी होता आया है कि ताल्लुकात को बचाने के लिए फिर वो मामला जो हैं वो सेटल डाउन कर लेते हैं मुख्तलिफ ममालिक अपने फ़ायदे के लिए, क्या कोई इसराइल को सख्त जवाब मिलेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट जी। और ये जो इजलास है जी, जरा गैर मामूली इजलास है। दिस विल डिफाइन द कोर्स ऑफ द ये जो वॉर है जी, उसका पूरा कोर्स और इजराइल की जो एप्लीकेशन है इन मिडल ईस्ट, चाहे वो ग्रेटर इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में हो या हेजमोनिक डिजाइन में हो या डेटरेंस के डिजाइन में हो, इन तीनों चीजों को सामने रखते हुए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स। और आपने बड़ा जबरदस्त एक चीज कही कि जी तल्लुकात को बचाने के लिए, तो मुझे तो मालूम नहीं कि कौन से तल्लुकात अब बाकी रह गए हैं। तो शर्मिंदगी से बचने के लिए या दो तरह के तल्लुकात है कि मिडिल ईस्ट के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और एक मिडिल ईस्ट के इजराइल के साथ। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अगर लेट्स टेक कि प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे कह रहे हैं कि जी मुझे तो मालूम नहीं था ये अटैक किया है, तो फिर इजराइल से तो आपको तल्लुकात अगर आप खराब भी कर ले, जंग भी कर ले, जैसे मर्जी कर ले, तो फिर अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आपके तल्लुकात आप किस तरफ देख रहे हैं, ये अब मिडिल ईस्ट से डिसाइड करना है। मेरे लिए जी 4 कंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो सऊदी अरेबिया ऑफ कोर्स है ही है, उसके अलावा UAE बहरीन जो है वो है अब्राहम अकॉर्ड में है, और इजिप्ट और जॉर्डन के अपने तल्लुकात है इसराइल के साथ, तो बेहतर तल्लुकात है। तो आई थिंक दीज 5 कंट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी कोर्स डिसाइड करेंगे। जनरल साहब, 2-3 चीजें जो हैं वो मैं आपसे खास तौर पे जानना चाहूंगा। जिस तरह आपसे ये आपने जिक्र किया कि ताल्लुकात कौन सा है, तो सर ये फरमाइएगा सबसे पहले कि ये जो मुस्लिम ममालिक का इजलास है, इसमें खास तौर पे पाकिस्तान और तुर्किया भी शामिल हो रहे हैं, और तुर्किया के जैसे आपके इल्म में है कि उसको अंदेशा ये भी है कि शायद अगला टारगेट इसराइल का कहीं वो ना हो। तो आप क्या समझते हैं कि इन दोनों ममालिक के शामिल होने से क्या फैसला करने में कोई आसानी होगी या कोई जो है एक मुश्तरका तौर पे कोई ऐसा हल तलाश कर लिया जाएगा जिसमें तमाम लोग मिलकर कोई कार्रवाई करें, या अभी भी सिर्फ बातें ही होंगी? इमरान साहब, मैं ऑप्टिमिस्टिक ही रहना चाहूंगा, लेकिन आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस। ये जो आपने आखिरी बात कही ना, अब तक तो बात ही होंगी, क्योंकि माजी में हम पैदा हुए, जब से होश संभाला तो हम कैंप डेविड्स देखे, बहुत कुछ देखा, लेकिन वो बातों से आगे नहीं बढ़ा। देखिए, टर्की और पाकिस्तान वुड नॉट लाइक कि अरब कॉन्फ्लिक्ट को वो इस तरीके से ज्वाइन करें कि ये वॉर हमारी तरफ आ जाए। जी, आवर प्लेट इज ऑलरेडी फुल। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो मैकेनिज्म बनना है ना इमरान साहब, डिफेंसिव मैकेनिज्म या इजराइल का, अभी तो किसी को कोई शक नहीं रहा। और प्राइम मिनिस्टर जो कतर के उन्होंने स्पीच भी किया, उसने बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि हम एक धोखा ही समझ लें कि हमारे साथ हो रहा था। हम समझ रहे थे कि हम इनके लिए पीस 148 जो इनके कैप्चर्ड लोग थे वो छुड़वाया जी कतर ने अपनी एफर्ट के साथ।
एंड दिस गाय हैज नो रिस्पेक्ट फॉर देयर ओन पीपल। उसको तो कैसेस बिलाए चाहिए, ये अपने लोग चाहिए कि ये जितने कैद रहे, जितने अरसा रहे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, तो उसी को कैसेस बिलाए को आगे लेकर चलाना चाहता है। तो अब जो आप बात करते हैं कि पाकिस्तान और टर्किया का आपने जो सवाल किया, देखिए वो जो जॉइंट मैकेनिज्म होना है डिफेंस का, वो अरब वर्ल्ड का ही होना जी। अरब ने डिसाइड करना है, अरब लीग इज मोर इंपॉर्टेंट, उनका जॉइंट डिफेंसिव ऑलरेडी है। अब उनकी ने अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी बढ़ानी है, वो देखना होगा कि पाकिस्तान और टर्किया से वो क्या मदद मांगते हैं। अगर आपके कॉन्टेक्स्ट ये एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और टर्किया उसको लीड करें या उनको आगे अपना डिफेंस प्रोटेक्टिव मनूवर वहां की जंग में लड़े, तो ऐसा तो अच्छा भी नहीं होगा और ऐसा होगा भी नहीं। लेट अरब वर्ल्ड लीड देयर डिफेंसिव मनूवर। अगर उसके बीच में वो कुछ सपोर्ट मांगते हैं पाकिस्तान से या टर्किया से, ऑफ कोर्स टर्किया तो ऑलरेडी कतर को बहुत असला बेचता भी है जी, लाइक ड्रोन्स और इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी दे हैव अ ह्यूज डील। पाकिस्तान के भी मिलिट्री टू मिलिट्री, लेट्स से कतर के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, तमाम ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, मिलिट्री टू मिलिट्री डील्स बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान एक हद तक ही उनको सपोर्ट कर सकेगा जी। ठीक, जाहिद साहब, इस वक्त जॉइंट डिफेंसिव मैकेनिज्म की निहायत जरूरत है, क्योंकि नेतन्याहू की जानिब से ये कहा जा रहा है चीन का कि वो जो है उसको भी बहुत अहम करार दिया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो चीन किरदार अदा कर रहा है उसको आप किस अंदाज से देखेंगे? क्या मिडल ईस्ट में इस वक्त जो चीन है वो एक अमेरिका के मुकाबले में उभर कर सामने आएगा? आपको ऐसा महसूस होता है? देखिए इमरान साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया जी आपने। ये जो इजराइल का अटैक कतर पे कराया गया है, तो बेसिकली अमेरिका ने अपनी, वो कहते हैं ना, अपने लिए कुआं खोदा है। आई थिंक अमेरिका फर्स्ट टाइम, कम से कम अगर लीडरशिप, अरब लीडरशिप अगर मनॉक्स शायद उसको ना एक्शन ले या अमेरिका के खिलाफ ना कोई कार्रवाई करे, लेकिन जो अवाम है ना जी कतर की, सऊदी अरेबिया की, ये भी देख रही है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, जिसको वो दिस इज 21st सेंचुरी, वो समझ रहे हैं कि अमेरिका हमारे साथ डुअल फेस गेम कर रहा है, डबल गेम हो रही है, सारी दुनिया को नजर आ रहा है। ये तो ऐसे बच्चों वाली कहानी है कि हमें मालूम नहीं था। आप अगर आज इजराइल को कहें कि आपने अटैक नहीं करना, तो इजराइल सवाल ही नहीं पैदा होता कि कभी किसी मुल्क पे अटैक करे। बट जो आपने चाइना का कॉन्टेक्स्ट बताया, अभी तक कल्चर नहीं है जी अरब के अंदर के वो चाइना की तरफ जाए, वो अमेरिका और वेस्ट के साथ ही ज्यादा रहे हैं। लेकिन अगेन इस इंसिडेंट ने एक बीज बो दिया है चाइना की, एक कहते हैं ना पिवटिंग के लिए एक पहली ईंट रख दी गई है। और अरब में आप भी देख रहे होंगे काफी अरसे से, अरब में एक फैशन है जी, वो एक मुल्क जिस तरफ भागता है ना, वो सारे भेड़ चाल जो है ना उस तरफ चल पड़ते हैं। तो एक आध ट्रिगर होना है कि चाइना की पिवटिंग की तरफ, और आप देखिएगा कि एक फ्लड गेट ओपन होगा। लेकिन अवाम के अंदर मैं समझता हूं कि ये थिंकिंग अब बहुत आ जाएगी कि हम चाइना, रशिया और उन लोगों से गारंटीज लें अपनी सिक्योरिटी की। पहले तो जाहिद साहब, नेतन्याहू साहब अभी भी ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कतर में हमास की क़यादत को ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब है कि कतर पर फिर दोबारा हमला हो सकता है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि जॉइंट डिफेंसिव मैकेनिज्म बनाना कितना ज़रूरी है? न सिर्फ कतर पे दोबारा हमला हो सकता है, अब तो सबके कान खड़े हो गए। बिल्कुल। अब तो सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ये सारे अगर किसी शक में है, पाकिस्तान पर भी हमला करने का अंदेशा है। पाकिस्तान पे तो जब करेगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। पाकिस्तान के पास और अरब वर्ल्ड और पाकिस्तान में फर्क ये है कि लोगों के पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है, विल करनी होती है। विल है कि नहीं? पाकिस्तान के पास तो विल है। पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड इवन टू द बिगेस्ट ऑफ द पावर्स, कभी उसके नीचे दबेगा नहीं। We would, even if we have to go down, अल्लाह ना करे और इंशाल्लाह ऐसा कभी भी नहीं होगा। पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री, और न्यूक्लियर और नो न्यूक्लियर पाकिस्तान की जो कौम है उसकी जो डिफाइंस है ना, जो हुसैनियत है। जनरल साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये फरमाइएगा कि यूक्रेन ने जो हमला किया है रूस के रिफाइनरी पे, ऑयल रिफाइनरी पे, इस सारे अमल को आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ तो अमेरिका का प्रोग्राम जो जंग बंदी का था, तो क्या ट्रंप साहब का वो सारा आइडिया जो बढ़ गया वो इस अटैक के बाद? जी इमरान साहब, देखिए ट्रंप जो है वो ट्रांजिशनल है, मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी है, वो कभी नाराज हो जाते हैं। तो उन्होंने शुरू में क्लेम किया था कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये जंग ही ना होती, और जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो आप देखिएगा 48 आवर्स में मैं जंग खत्म करवा दूंगा। ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि पुतिन भी इस जंग को खत्म कर देंगे और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। जब अब पुतिन की तरफ से भी रिस्पांस उस तरह का नहीं आया, आपको पहला याद होगा ज़ेलेंस्की का बड़ा एम्बैरेसिंग एक विजिट हुआ था जिसमें उन्होंने थोड़ा सा शो किया था कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं वॉर को। अच्छा, वहां पे डायकॉटमी है, ट्रंप के साथ पूरा वेस्ट भी नहीं खड़ा।
ओवरऑल तो वो सामने नजर आते हैं, सारे इकट्ठे बैठ भी होते हैं, बात भी करते हैं, बट वेस्ट नहीं चाहता कि ये जंग खत्म हो जी। वो चाहता है कि यूक्रेन के जरिए ही रशिया को कट टू साइज किया जाए, वरना ये एम्बोल्डन होगा। अभी देख रहे हैं पोलैंड के ऊपर उसने उनकी विल को चेक करने के लिए देखा है, टेस्ट किया गया जी पोलैंड के ऊपर भी। तो वहां पे भी जॉइंट जो डिफेंसिव सिस्टम्स हैं उसको इम्प्रूव कर रहे हैं नेटो वाले। ऑलरेडी ईस्ट के बारे में उन्होंने कुछ अप्रूवल्स दे दी है कि ईस्ट का जो डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उसके लिए प्लेजेस भी हो रही हैं और उसको कर रहे हैं ताकि इसी ये जो बफर जोन के तौर पे यूक्रेन को इस्तेमाल करते हुए रशियन डिजाइन को रोका जाए। तो प्रोग्राम बिल्कुल जी डिपेंड करता है दो वॉरिंग फैक्शंस के ऊपर। पुतिन इस वक्त जो मिलिट्री एप्लीकेशन कर चुका है वो कभी भी नोशन ऑफ अच्छा जाहिद साहब, ट्रंप जो है वो कहते हैं कि ज़ेलेंस्की और बाइडन की वजह से यूक्रेन रशिया वॉर जो है वो शुरू हुई थी, लेकिन अभी देखें तो ट्रंप जो मुतालिबात कर रहे हैं नेटो ममालिक से कि तेल ना खरीदें रूस से और वरना पाबंदियां आयद करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का ये मुतालिबा यूक्रेन जंग की शिद्दत बढ़ाने का बायस बनेगा। क्या समझते हैं आप? नहीं, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज तो कंट्रीज लगाती हैं जी, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट सारी कंट्रीज देखेंगी। जैसे अब इंडिया के ऊपर प्रेशर बिल्ट हुआ है और इंडिया और देखिए एक चीज याद रखिएगा जी आप लोग के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी। एक तो ऑन द फेस ऑफ इट जो चीजें नजर आ रही होती है और एक होती है जो पीछे नजर आने वाली डिप्लोमेसी भी हो रही है। बहुत सारी चीजें वहां पर डिसीजंस हो रहे होते हैं। आपने ईरानियन अटैक में देखा कि ईरान ने कतर पे अटैक किया और हम अभी कमेंट्री कर रहे थे कि कतर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा और थोड़ी देर बाद सीज फायर हमने देख लिया। और अमेरिकन बेस के ऊपर ईरान ने मिसाइल फायर किए, लगे या न लगे जैसे भी थे, और अमेरिका फिर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि ये टेसिट अप्रूवल या एक सेटिंग के तहत ना होता। अभी ये देखिए ये चीजें जो कतर में हो रही है, अगर जो चीजें बैकडोर डिप्लोमेसी में हो रही है या बैकयार्ड में हो रही है वो तो हमारे सामने नहीं, उस पर तो असेसमेंट नहीं हो सकती। आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त ये वॉर जो है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। वो क्योंकि अभी वो एक मोमेंट पे ऐसे पहुंच गया कि वो अच्छा नोशन ऑफ विक्ट्री। अच्छा जनरल साहब ये फरमाइएगा, जनरल साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त कुछ जो तज्जियाकार हैं उनकी राय में रूस जो एक बड़ा हमला करने जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरे यूक्रेन पे कब्जा करने की कोशिश करे। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ही रूसिया ये बड़ा हमला करेगा और क्या वो यूक्रेन पे कब्जा कर भी सकता है? क्योंकि यूक्रेन का 20% पर तो जो है रशिया ने कब्जा किया हुआ है। देखिए आई डोंट थिंक सो कि वो इस पोजीशन में है और कभी उसको करना भी नहीं चाहिए। कभी कभी इतने बड़े जब आप ह्यूरिस्टिक हो जाते हैं और आप बड़े अपने से ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा अचीव करना शुरू कर देते हैं। देखिए उसके जो पॉलिटिकल मकासद थे कि वो नेटो में ना जाए, नेटो का मेंबर ना बने, वो उसको अपना एक सबसर्विएंट स्टेट ही रखना चाहता है। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स आर लिटिल डिफरेंट। लेकिन पूरे उस अगर यूक्रेन पे कब्जे पे जाएगा तो वेस्ट विल नेवर अलाउ इट जी, वो कभी अलाउ नहीं करेगा। वो फिर जॉइंट मैकेनिज्म से हो सकता है इस वॉर में जंप इन कर जाएं और यूक्रेन को ऑल आउट सपोर्ट, वैसे भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑल आउट सपोर्ट पे चले जाएंगे। और ये रशिया के लिए इट कैन बी अ कैच 22। कभी कभी आप अपने से बड़े ऑब्जेक्टिव्स जब लेना शुरू कर देते हैं या अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को बहुत एनहांस कर देते हैं तो आप देखते हैं कि आप फिर उसका विक्टिम भी बन जाते हैं। रशिया इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान ने आपने देखा कि फिर जो चीजें ट्रिगर हुई वो फिर रशिया के अपने ब्रेकअप पे खत्म हुई हैं चीज। तो वो आई डोंट थिंक सो कि वो इससे ज्यादा कुछ करना चाहेंगे या इससे आगे जाना चाहेंगे। और कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है कि कितनी इकोनॉमिक स्पेस है जी रशिया के पास। आई डोंट थिंक सो कि दे हैव अ वेरी गुड इकोनॉमिक स्पेस एट द मोमेंट। जनरल साहब एक आपसे और सवाल है, उस पर कमेंट आपका लेना बड़ा जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दोस्तों को पैगाम दिया है कि अफगानिस्तान या खार्जियों में से जी ये फरमाइएगा कि थोड़ी सी दाखिली सूरत पे भी बात कर लेते हैं कि ये जो मामला है और जिस तरह से बन्नू में हमला हुआ और जिस तरह से खारजी जो है वो अफगानिस्तान से आके रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कार्रवाइयां कर रहे हैं, इसमें दो चीजें बड़ी हैं जिस पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। एक तो वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अफगानिस्तान या खारजियों की तरफ देख लें और या हमारे साथ मिल जाएं। तो अब क्या अफगानिस्तान जो है उसको एक रुख अपनाना पड़ेगा? और दूसरी बात ये सर कि आप नहीं समझते, क्योंकि आप खुद भी, क्योंकि आपका पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक रहा है, मेजर जनरल के ओहदे पर फाइज रहे हैं, इस मुल्क के लिए लड़ते रहे हैं, कि इस सारी सूरत हाल में सियासतदान जो रवैया अपनाए हुए और खास तौर पे
बन्नू जैसा वाकया हो जाता है लेकिन पीटीआई की तरफ से उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इवन अली अमीन गंडापुर साहब कहीं नजर नहीं आते, जो कि केपी के वजीर आला भी हैं। तो इस सारे अमल को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये चीजें किसी भी मुल्क के लिए, जब फौज और पूरी कौम शाना बिशाना खड़े हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, और सियासतदान हमारे वो जो है क्या रवैया अपनाए हुए हैं? जी इमरान साहब, मैं जरा आई वुड लाइक टू अवॉइड कि मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट करूं, बट बहसियत पाकिस्तानी और बहसियत सोल्जर सबसे तकलीफ दह ये चीज होती है कि जब आपकी नेशन अगर आपके पीछे नहीं खड़ी, नेशन की रिप्रेजेंटेशन करते हैं पॉलिटिशियंस, और जो वॉर होती है दैट इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी विच हैज टू बी लेड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप। मिलिट्री उसका इंस्ट्रूमेंट होती है। तो आप अगर इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं नेशनल पॉलिसीज के लिए, और आप पाकिस्तान का भी नाम लेते हैं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं कि जिसके ऊपर पाकिस्तान कायम हुआ, और पाकिस्तान में रह के आपने सियासत करनी है ना, आप कोई इंडिया में या नेपाल में या बांग्लादेश में तो जाकर सियासत नहीं करेंगे। आपकी पहचान इधर ही है, आपका वोटर इधर ही है, पाकिस्तान होगा तो आपकी सियासत होगी। तो इट इज डिसअपॉइंटिंग। और एक चीज याद रखिएगा, पीस और वॉर का जो स्ट्रक्चर है वो एक ही चीज पे कायम है, अवाम और अफवाज का मिलाप। और ये करना होता है, इंश्योर करना होता है, ये सिनर्जी हैज टू बी क्रिएटेड बाय द पॉलिटिशियंस, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों या कौमी हुकूमतें हों। तो किसी भी सोल्जर के लिए सबसे बड़ी तकलीफ दे बात यही होती है कि जब उसके पॉलिटिकल लीडरशिप या उसकी आवाम उसके साथ ना खड़े हो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, इफ यू अलाउ मी जी। कैप्टन उजैर अभी शहीद हुए जी, हमारा यंग बच्चा। उसके वालिद साहब के साथ मैं बैठा था, मेजर शेर साहब है, उन्होंने भी फौज में सर्व किया यहाँ पे अटक से जी। तो वो लड़के के वालिद साहब ने मुझे उसकी डायरी दिखाई कैप्टन उजैर शहीद की, जिसको हमने क़यामत के दिन जवाब देना है। मैंने भी, आपने भी, अली अमीन साहब ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी, और जरदारी साहब ने भी, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने। क़यामत के दिन हमने इन शहीदों के सामने खड़े होना है। हम सारे अपनी जंग लड़ रहे हैं ना पाकिस्तान की, आप भी और मैं भी। तो हमने, उजैर अपनी डायरी में लिखते हैं शहादत से 2 दिन पहले, कि जो लोग ये समझते हैं कि हमारी फौज हमारे लिए नहीं लड़ रही, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, या जो हमारी लड़ाई में हमें सपोर्ट नहीं कर रही, तो मेरी शहादत के बाद मेरी माँ से आके जरूर मिलें, ताकि उनको पता चले कि मेरी माँ का गम कैसा है, एक शहीद की माँ का गम कैसा होता है। तो उसको अगर वो देख लें तो फिर आई थिंक अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है या हमारी जो जाती पॉलिटिक्स है वो बहुत पीछे रह जाएगी, और रह जानी चाहिए। और अगर नहीं रह रही तो बहसियत कौम हम ये जंग कभी भी नहीं जीत सकते, ये याद रखिएगा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी 2 टोक पैगाम दिया गया है कि खारजियों को किसी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब तालिबान हुकूमत ये जान ले कि या तो वो खारजियों को पनाह देंगे या फिर उन्हें फिर पाकिस्तान का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद महमूद साहब, आप हमें इस पर बता भी रहे थे। नाज़रीन, खित्ते से दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो सरगर्म हैं। अगर बात की जाए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, उन्होंने बनू का दौरा किया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ पर पहुँचे। इस दौरे के हवाले से जानेंगे इमरान याकूब खान साहब से। इमरान साहब, ये जो अहम दौरा था दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सरगर्म है। वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट की बात की जाए, उन्होंने भी कहा है कि तालिबान हुकूमत जो है वो पाकिस्तान या खारजियों में से किसी एक को चुन ले। तो किस से देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को और इस दौरे को? देखिए ज़ैनब, मामला ये है कि किसी भी मुल्क में, सोसाइटी में, मुआशरे में उस वक्त तक जो है ना मुकम्मल अमन नहीं हो सकता जब तक पूरी कौम जो है वो अपनी फौज के शाना बिछाना होकर मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ ये कार्रवाइयां ना करें। उनके खिलाफ जो यहाँ पे इस वक्त मुल्क में ऑपरेशन जारी, और खासतौर पर आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में भारतीय जो प्रॉक्सी है फितना खारिज के 35 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। और इस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का जो शदीद तबादला हुआ, उसमें पाक सरजमीन के जो 12 बहादुर सपूत है उन्होंने जामे शहादत जो है नोश किया। जब इतनी बड़ी तादाद में हमारे यहाँ रोजाना की बुनियाद पे ये हमारे जो शाहीन हैं, हमारे जो फौजी जवान हैं, वो जानों की और नजराना पेश कर रहे हैं और इस मुल्क और कौम के लिए कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त मुल्क और कौम, पूरी कौम को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और इस हवाले से हुकूमत जो बात कर रही है वो तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को, जब पूरी कौम और फौज शाना बचाना है तो तमाम सियासी जमातों को भी इसमें पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहिए। बाज लोग जो हैं वो इस वक्त इसकी बड़ी निशानदेही कर रहे हैं इस बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है
वो शायद खैबर पख्तूनख्वा जहाँ के खुद उनकी अपनी हुकूमत भी है, उस हवाले से उतनी सरगर्म नजर नहीं आती। और खास तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वजीर आला केपी हैं, उनका भी नाम लिया जा रहा है कि वो भी इस सारे मामले में बेखबर नजर आते हैं। तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस मौके पे हमें सियासी इख्तलाफात को बुला के इस मुल्क की हिफाजत के लिए मिल के दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के गजा की सूरत हाल पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, नेतन्याहू की दहशतगर्दी जारी है और इसराइल ने गजा पर हमले तेज़ कर दिए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के 142 ममालिक ने 2 रियासी हल की करारदाद भी मंजूर की थी, लेकिन उसके बावजूद इसराइल की जानिब से गजा पर हमले करना नहायत तशवीशनाक है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, गजा में आगे क्या होता दिखाई दे रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जलाल महमूद, जो कि फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं। जलाल साहब, बताइएगा, अभी इसराइल ने जो गजा पर हमले किए हैं, हमलों में मजमूई तौर पर 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। क्या हो रहा है गजा में, मंजर कशी कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। गजा में क्या हो रहा, गजा में वही हो रहा है जो 2 साल होने वाले, बस 2 साल हो रहा है। जहन्नुम में क़यामत सुग़रा है। गजा में वही हो रहा है, नस्ल कुशी, कत्ल आम। गजा को बाकायदा कब्रिस्तान बनाया गया है, यही हो रहा है गजा के अंदर है। गजा को फ़लस्तीनियों से खाली करने की भरपूर कोशिश कर रहा है ये जो दहशतगर्द रियासत इसराइल। गजा के अवाम को हस्ती से मिटाया जा रहा है। गजा के अवाम के ऊपर तरह तरह के मौत मुसल्लत किया जा रहा है। गजा के अवाम के ऊपर बमबारी का मौत, ज़मीनी हमलों का मौत, भूख प्यास का मौत। गजा के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई इमारत नहीं बची, कोई घर नहीं बचा, कोई हस्पताल नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बचा, कोई इंसान नहीं बचा। छोटे छोटे बच्चे, अभी 2 मिनट पहले की बात है जब आपके स्टूडियो में मैं हाज़िर हुआ हूँ, तो एक छोटा सा बच्चा जिनके 4 महीना का है, 4 महीना का बच्चा है, उसको भी शहीद कर दिया गया है। गजा में क्या हो रहा है मेरे बहन? गजा में वही हो रहा है जो आप दुनिया का सामने क़यामत सुग़रा करबला सानी नहीं, इस दौर का करबला हो रहा है। गजा में यही हो रहा है। जी जलाल साहब, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा भी इसराइल पहुँचे हैं, क्या समझते हैं कि क्या ट्रंप नेतन्याहू को कंट्रोल कर सकते हैं? कोई हिकमत अमली आगे जाके बनेगी? गजा जंगबंदी का कोई देख रहे हैं आप, आसार नज़र आ रहे हैं आपको? क्यों नेतन्याहू कोई अमेरिका का बिगड़ा हुआ बच्चा थोड़ी है कि जो उसको कंट्रोल करेगा? वो बिगड़ा हुआ बच्चा तो है नहीं। जो भी नेतन्याहू कर रहा है शुरू से लेकर अब तक, वो इस अमेरिका की मंजूरी से कर रहा है। कंट्रोल करने की क्या बात है? वो कंट्रोल किया जाता है जो मतलब कंट्रोल से बाहर हो। वो कंट्रोल से तो बाहर तो नहीं है ना। नेतन्याहू जो भी किया है, चाहे लेकिन वो नेतन्याहू जलाल साहब जो कुछ कर रहे हैं वो अमेरिका के कहने, अमेरिका उसको सपोर्ट तो कर रहा है ना। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, नेतन्याहू कोई बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है, अमेरिका का है जो कंट्रोल उसको किया जाए। वो वैसे ही साथ मिलकर कर रहे जो भी कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी नेतन्याहू जो भी कर रहा है वो अमेरिका की मंजूरी से कर रहा है। जी जलाल भाई, ये तो बात तय है, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि नेतन्याहू जो कुछ भी कर रहा है अमेरिका की मर्जी से कर रहा है। लेकिन ये फरमाइएगा कि इसराइल ने 2 दफा जो पाकिस्तान का नाम लिया है, तो क्या आप समझते हैं कि दबे लफ्जों में वो पाकिस्तान को धमकी दे रहा है? और अगर ऐसा है तो उसे पाकिस्तान की तरफ से तो भरपूर जवाब मिलेगा। तो क्या ये भी अमेरिका की मर्जी से सब कुछ हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने इमरान साहब। सबसे पहले बात तो ये है, ये जो इसराइल की जो सियासी क़ियादत, इसराइल की जो अस्करी क़ियादत, इसराइल की जो एजेंसियाँ हैं, मेरे ख़्याल में यकीनन मैं तो नहीं कहूँगा कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन कम से कम हम इस खबीस रियासत से बड़े करीब रहे। बहुत सारी ज़िंदगी इस खबीस रियासत का साथ हमने गुजारी है, तो हमें इनका सोच, इनकी नफ्सियात का बखूबी जानते हैं। इनकी नफ्सियात से हम बखूबी वाकिफ़ है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इसराइल की निशाना बर है। लेकिन एक बात आज मैं आपको बता दूं, इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं है। इमरान साहब, ये अल्फाज मेरी याद रखिए, ये जो
पाकिस्तान है, मैंने 1 साल पहले भी 30-40 पाकिस्तानी न्यूज़ में मैं ये बात जिक्र कर चुका हूँ। अव्वल तो ये बात तय है कि इसराइल कभी भी डायरेक्ट हिम्मत नहीं करेगा, कभी भी इसराइल हिम्मत नहीं करेगा डायरेक्ट पाकिस्तान पर हमला करने की। हाँ, अलबत्ता ये है कि इसराइल कोशिश करेगा, कर रहा है कि पाकिस्तान को अंदर से नुकसान देने की, पहले बात। दूसरी बात, इसराइल बराह रास्त पाकिस्तान डायरेक्ट पाकिस्तान पर हमला उस सूरत में कर सकता है, खुदा न खास्ता अगर बाक बहारत दोबारा जंग हो जाता है तो इसमें इसराइल होगा, जिस तरह पिछली जंग हुई थी इसमें भी इसराइल मुलव्वस था, इसराइल भी इंडिया का साथ था। और मैंने इसी बात पर एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। जिस तरह से आपने बात की कि पाकिस्तान भारत की जब जंग हुई तो इसराइल भारत के साथ खड़ा था, और अब भी अगर कोई ऐसा माहौल बनता है तो वो भारत के साथ होगा। हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली में जब न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन पर वोटिंग हुई तो अमेरिका और इसराइल ने तो इसके अगेंस्ट वोट दिया, लेकिन भारत ने इस डिक्लेरेशन के फेवर में वोट दिया है। तो क्या समझते हैं ये, क्या इससे क्या नतीजा निकल सकता है? भारत की इसराइल और अमेरिका के बारे में पॉलिसी क्या समझते हैं, तब्दील हो रही है? नहीं, तब्दील तो नहीं हो रही। ये इंडिया का मौक़िफ़ शुरू से ये देखिए, टू बी फ्रैंकली, इंडिया का हमेशा फ़लस्तीनी गवर्नमेंट का साथ ताल्लुकात इसकी इंडिया के अच्छी रही है, चाहे वो यासिर अराफ़ात साहब के दौर से लेकर अभी मौजूदा दौर महमूद अब्बास साहब के दौर में भी ताल्लुकात बहुत अच्छी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो फ़लस्तीन के हक़ में इन्होंने वोट दिया है। लेकिन इसका देखिए, ज़रूरी नहीं है जिसने वोट हमारे हक़ में दिया तो वो हमारा सजन है जैसे बोलते हैं, ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ किस, और ये ब्रेकिंग ख़बर मैंने दी है, कुछ लोगों ने इस पर तनकीद की, फिर बाद में वो साबित भी हुआ। अभी गज़ा के अंदर एक साल सवा साल पहले की बात है, गज़ा के अंदर भारतीय फ़ौजी भी मौजूद थे, वो भी फ़लस्तीनियों के कत्ल आम में भी शरीक थे। ज़रूरी नहीं है कि ये 142 ममालिक जिन्होंने वोट दिए हैं वो फ़लस्तीनियों के हमदर्दी में दिए हैं या इसराइल की मुखालफत में। जलाल भाई ये बात आप कई दफ़ा कर चुके हैं, ये फरमाइएगा कि मार्को रूबियो अमरीकी वज़ीर जो खारजा हैं, वो इसराइल का जो दौरा है उनका, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये दौरा वाकई ही उनको समझाने के लिए है या गजा में कुछ और बड़ा होने जा रहा है? देखिए, इसकी दौरा से दो बातें हैं। एक तो इसराइल ने जो किया है कतर के ऊपर जो हमला उसने किया, जिसने हमने शायद याद होगा आपको, इमरान साहब आपके प्रोग्राम में भी मैंने ये जिक्र किया कि ये इसराइल को अगर नहीं रोका गया है तो ये वो कैंसर जो फैलेगा और अरब ममालिक, कोई भी अरब मुल्क इसके शर से महफूज नहीं होगा। एक तो ये जो अभी नई डेवलपमेंट हुई है कतर के ऊपर जो हमला है, उस मामला की मतलब जो मुज़ाकरात चल रही थी ऑलरेडी, जिसमें अमेरिका साल से किरदार अदा कर रहे थे, स्टीव वुटकॉफ अमेरिकन जो नुमाइंदा था, तो उसको एक दोबारा शक्ल देने के लिए इसको बहाल करने की कोशिश किया जा रहा। दूसरी बात, गज़ा का अभी अमेरिका की नज़र में, मैं जहाँ तक समझता हूँ उस वक्त अमेरिका के अंदर जो राय आमा है, इमरान साहब आप डोनाल्ड ट्रंप को छोड़िए, इस वक्त अमेरिका के अंदर एक राय आमा है जिसका ये मुतालबा है कि गज़ा के अंदर ये जेनोसाइड जो हो रहा है, ये फ़लस्तीनियों का जो कत्ल आम हो रहा है, उसको बंद किया जाए। तो यकीनन इस दौरा से हम एक चीज़ का तवक्को करते हैं, शायद अभी मुज़ाकरात जो अभी फ़िलहाल पोस्टपोन्ड हुई है, फ़िलहाल मुज़ाकरात दोबारा शुरू होगी, लेकिन वो कतर में नहीं होगी। अगर होगी तो वो मिस्र में होगा। मेरे जहाँ तक तज्जिया मेरे तक समझता हूँ कि मिस्र में हो सकता है। तो मेरे ख्याल में वो इस चीज़ की यानी तैयारी के लिए मौजूद वहाँ पर इसराइल गया है। ये दो बातें हो सकती है और तीसरी बात कोई है नहीं। जी ठीक है, मुज़ाकरात एक दफ़ा फिर शुरू होंगे, हो सकता है कि वो मुज़ाकरात कतर में नहीं बल्कि मिस्र में हों। इन मुज़ाकरात के बाद क्या समझते हैं कि गज़ा में जो जंगबंदी है वो हो सकेगी या नहीं? बहुत शुक्रिया आपका जलाल साहब, आप हमें खित्ते की तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे शदीद बारिश और बड़े सैलाबों से ज़रई मईशत को कुल कितना नुकसान पहुँचा है, इस पर बात होगी। हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक। पीडीएमए ने मॉनसून के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। 16 ता 19 सितंबर दरियाओं के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पंजाब में जो सैलाबी सूरत हाल बनी है, इससे लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इन मुश्किलात का अजाला हुकूमत कैसे करेगी? क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि सैलाब ज़दा इलाकों में जो मुतासरीन हैं उनके अगस्त के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे। क्या इससे इनके जो तकालीफ हैं वो दूर हो सकेंगी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महमूदुल हक बुखारी, जो कि चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन है। महमूदुल हक साहब, बताइएगा, कहा जा रहा है कि पंजाब में सैलाब की आफत ने ज़रूरी मईशत की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है किसानों को। क्या आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका और इमरान याकूब साहब का और आपके JNN TV का। ज़ैनब, ये तो बहुत बड़ा सानिया है। ये तो एक इतना बड़ा सानिया है कि मेरी इस 65 साल जिंदगी में मैंने इस तरह से लोगों को उजड़ते नहीं देखा, बर्बाद होते नहीं देखा। मुझे तो वो जो हम देखते हैं वो हम उस वक्त पैदा नहीं हुए थे जब पाकिस्तान बना और लोग जो है वहां से हिजरत करके आ रहे थे, तो वो मनाजर मुझे नजर आए कि लोग किस तरह से अपना घर बार छोड़कर और अफरा तफरी के अंदर और वो जो है बेसर सामानी के अंदर जो है वो बेचारे वहां से निकल रहे। उनके पांव तले से जमीन निकल गई, ऊपर से छत उनकी छिन गई, उनके माल मवेशी, उनकी फसलें, जहां पे उन्होंने करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए हुए थे किसानों ने, तो वो सारे तबाह बर्बाद हो गए। तो ये तो इतना दुख है। आप का मीडिया दिखाता है कि उनकी जो कर्ब है। बुखारी साहब, ये जो दुख और कर्ब है ये तो हर पाकिस्तानी महसूस कर रहा है, लेकिन आप क्योंकि इस मामले से बराह रास्त जुड़े हुए हैं, ये फरमाइएगा कि ये जो ज़राई शोबे को नुकसान पहुंचा है, इससे चेन ऑफ फूड किस हद तक मुतासिर होगी? ये जो मीडिया पे, खासतौर पे सोशल मीडिया पे वावेला हुआ है कि शायद गंदम 5000 रुपए मन पे चली जाए, मुल्क में कहत ना पड़ जाए, ये जरा इस सूरत को क्लियर करें। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? जी इमरान भाई, गुजारिश ये है कि जो गंदम है उसका जो क्राइसिस आया हुआ है वो तो हुकूमत पंजाब का अपना पैदा करता है। ये अपने हाथों की कमाई है। जब किसानों को रेट देने का वक्त आया तो आपको पता है कि उस वक्त हुकूमत ने कहा कि IMF ने पाबंदी लगा दी और उन्होंने खुल खेलने का मौका दिया। इवन के मरियम बीबी ने ऐलान किया कि कितने अरब रुपए जो है वो फ्लोर मिल्स को मैं दे रही हूँ और बिला सूद दे रही हूँ, वो किसानों से गंदम खरीद कर लें। तो 1800 रुपए में हमसे गंदम खरीद की गई और अब जो है वो गंदम वो नजर नहीं आ रही और क्राइसिस है। और बुनियादी तौर पर चूंकि 8,90,000 टन के लगभग जो है वो हुकूमत के पास है, यानी पंजाब के अंदर 6 लाख टन जो है वो हमारी जरूरत है महाना। तो अगर हम 8 माह जो है वो अभी फसल को रहते हैं तो अगर हम लगाएं तो 42 लाख टन जो है वो होनी चाहिए। हुकूमत के पास जो है वो 8,90,000 टन है। उसके बाद जो है वो कमोपेश कोई 20 लाख टन के करीब जो है वो जो अभी डिक्लेयर हुआ है, जो डाटा 3 दिन का टाइम दिया था, तो वो अगर मिला भी लें तो भी शॉर्टफॉल जो है वो आता है। अच्छा, वो क्यों आया? देखें आप, ये है कि पिछले साल जब हुकूमत ने जो है वो किसानों को ज़िबा किया और एक सस्ती रोटी के शौक में जो है वो उसने, आप देखें जब रोटी महंगी थी याकूब साहब, उस वक्त शहरी खुश थे। ये मामला तो है ही, ये मामला तो है ही, गंदम का शॉर्टफॉल था। लेकिन अभी जो सैलाबी सूरत हाल है जिससे बड़े अहम इजनास, जिसमें गंदम है, चावल है, इनकी फसलें तबाह हो गई हैं, ज़रूरी इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। इससे माहौलियात और ज़राअत को जो पहुँचने वाले नुकसानात हैं, क्या उनका अजाला किया जा सकता है? अब क्या आगे हिकमत अमली बनानी चाहिए गवर्नमेंट को? किस तरह से ये जो शॉर्टेज आएगा आगे जाके उस पर किस तरह से काबू पाया जा सकेगा? जी ज़ैनब, देखें मतलब जितना बड़ा ये डिजास्टर है उतने बड़े फैसले लेने पड़ेंगे।
ठीक है, इन्होंने हुकूमत ने अभी तो ऐलानात की हद तक है, आप देखें कि रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, मुझे रेस्क्यू में भी नाकाम नजर आई है हुकूमत, जो उनको रिलीफ का मामला है वो भी ना होने के बराबर है, आटे में नमक के बराबर है। आप ये मुझे बताएं कि जहां वजीर आला साहबा जाएंगी तो वहां पे इंतजामिया अलर्ट होगी, वहां पे हर चीज एक्यूरेट होगी, और वो गया, और उसके बाद जो है लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपका सोशल मीडिया पे आपको। बुखारी साहब अभी कुछ देर पहले वजीर आजम ने ऐलान किया है ये जो रिलीफ पैकेज का सैलाब ज़दगान के लिए। एक तो ये बताइए कि इससे किस हद तक दादरसी हो पाएगी, दूसरा ये जो ज़राई इमरजेंसी का ऐलान किया गया, क्या आप समझते हैं कि इससे वाकई ही किसान को कोई फायदा पहुंचेगा? जी यकूब साहब, बिल्कुल पहुंच सकता है, अगर ये सिर्फ ऐलान की हद तक ना हो। आप देखें कि 1958 में फील्ड मार्शल अयूब खान ने ये इंट्रोड्यूस कराई थी, और ये जो इमरजेंसी है इससे मुराद ये है कि किसानों का जितना नुकसान हुआ है, आपका देख लें सियालकोट, नारोवाल, पसरूर, मंडी बहाउद्दीन, आपके हाफजाबाद, आपका जो जितना वो एरिया गुजरात है, गुजरांवाला है, आप आगे चले जाएं तो कसूर है आपका, फिर आगे आ जाएं इधर तो आप झंग है, हेड त्रिमू से लेके आप ऑनवर्ड मुल्तान तक आ जाएं, हेड वाला, आप जलालपुर पीर वाला, आप आगे आ जाएं हमारे जिले रहीमियार खान के अंदर, तो वहां पे जो लियाकतपुर हो गया और रहीमियार खान की बाकी तहसीलें हैं, ये इतना बड़ी जो है वो नुकसान हुआ है। अब उसके लिए जो आपने इमरजेंसी के हवाले से पूछा है, उसमें तो ये है कि जो नुकसान हुआ है किसानों का, यानी फसलों पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च हुए थे, एक चावल के एकड़ की फसल के एकड़ के ऊपर 70,000 कम से कम जो है वो खर्च होता है, और जो है वो चावल की फसल मूंजी की बिल्कुल तैयार थी। उसके अलावा जो है वो आपकी मकाई जो है वो खराब हुई, फिर आपकी आगे कपास जो है आप देखें कि वो आपकी जो है वो तबाह हुई। कपास वैसे भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, 300% बाहर से कर रहे हैं। इनको चाहिए कि अगर ये आने वाले वक्त के लिए कुछ बेहतरी चाहते हैं तो किसानों के लिए अपने खजानों के मुंह खोल दें। ये अभी खुश आइंद है कि उन्होंने बिजली के बिल के लिए ये ऐलान किया है, खुदा करे कि उस पर अमल हो जाए, क्योंकि हमें हुकूमतों पे कोई यकीन नहीं है। हमें कभी भी रिलीफ जो है वो किसानों को नहीं दिया गया, सिर्फ ऐलानात की हद तक ये होता है। उनको मुफ्त खाद, मुफ्त बीज, आपके 5,000 से जायद मवाजियात जो है वो बिल्कुल फसलें खड़ी तबाह हो गई। और आप ये देखिए कि आपके कम से कम हुकूमत आधा सच बोल रही है। हुकूमत कह रही है कि 45 लाख घर जो है वो लाख लोग बेघर हुए हैं। हम समझते हैं कि इसको डबल कर लीजिए, 1 करोड़ लगभग जो है वो लोग। बुखारी साहब वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब तो ये कहते हैं कि मुल्क जो है वो 30 साल पीछे चला गया है इस सैलाब की वजह से। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है। देखें ऐसा है, मगर आप ये देखें कि जो कौमें होती हैं, जो लीडर्स होते हैं जिन कौमों के पीछे, वो कौम को खड़ा कर देते हैं। अभी फैसला लेने का वक्त है। अभी ये जो डंक टपाओ पॉलिसियां और ये जो बिला वजह की स्कीम्स और वो उनमें इश्तिहारी जो है वो चीजें, इनसे निकलना होगा। आप अमलन मैंने कहा है कि आपकी देखें इस वक्त जो है गंदम किसान नहीं बीज रहा, और वो पंजाब हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से को नुकसान पहुंचा है। आपका तजर्बा क्या कहता है, इसमें कितना वक्त लगेगा दोबारा से रीस्टोर होने में? जैनब बीबी देखें, उसमें मैं वही कहता हूं कि किसान के पास तो अब कुछ नहीं रहा, वो तो लुटा पुटा है। अगर हुकूमत चाहेगी तो वो उसको सपोर्ट करेगी। मैंने कहा है कि कर्जे माफ कर दे। क्या ये सनतकारों के कर्जे माफ नहीं किए इन्होंने? ये बिजली के बिल जो है सिर्फ 1 माह का ऐलान किया गया। हम कहते हैं कि जब तक वो अपने घरों को वापस ना चले जाएं, वो अपने जो सेट ना हो जाए, उस वक्त तक उनको वो माफ किए जाएं। उनको खाद, बीज, स्प्रे, उनको तमाम चीजें मुहैया की जाएं। और आप देखें कि आपकी अभी सब्जियां, अभी आप लोगों तक तपिश नहीं पहुंची, अभी हम झील रहे हैं, ये शहरों तक जाएगी इसकी तपिश। आपको सब्जियां
और महंगी मिलेंगी, आपको चावल महंगा मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल सब्जियां महंगी हो सकती हैं, खाने पीने की अशिया महंगी हो सकती है, जिससे हंगामी सूरत हाल भी बन सकती है। लेकिन ऐसे में हुकूमत जो है इकदामात कर रही है अपनी तरफ से और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के पास जो चैलेंजेस है वो बहुत ज़्यादा है। रेस्क्यू एक चैलेंज है, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन लोगों की, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऐसे में ज़राअत जो कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, ज़राई शोबे को जो नुकसान पहुंचा है और इस नुकसान का अजाला किस तरह से करना है, इस पर एक प्रॉपर हिकमत अमली बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका महमूदुल हक बुखारी साहब, आपने हमें वक्त दिया और बताया कि किस तरह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो ज़राअत से मुतालिक शोबे हैं उन पर किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, महंगाई को कंट्रोल हुकूमत किस तरह से कर सकती है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।